नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी। आज संविधान में हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम व 1927 का साइमन कमीशन पढ़ा था। आज सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप राजस्थान पुलिस में बैठ जाना, पटवार में, रेलवे, जितनी भी एग्जाम है किसी में भी आप बैठ जाना, यहां से क्वेश्चन कई बार आता है साथियों। ठीक है, अब हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे कि इस अधिनियम में कौन कौन से कानून, इसमें क्या क्या बना था, क्या इसमें कानून लागू हुआ था, वो सारी बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ 1935 का भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले यह बनता, देखो यह अब तक के जितने भी कानून बने हैं, यह अब तक का सबसे बड़ा दस्तावेज है। यानी अब तक का यह सबसे बड़ा क्या है, दस्तावेज है। दूसरी बात, इसमें कुल 321 तो अनुच्छेद है। इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 321 है। 10 इसमें अनुसूचियां है, 10 इसमें क्या है, अनुसूचियां है, और 14 इसमें क्या है, भाग है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा दस्तावेज है, इसमें 321 तो क्या है, अनुच्छेद है। यानी इसको आप याद कैसे रखोगे, 1 2 3 3 2 1, 321 तो इसमें क्या हो गए, अनुच्छेद हो गए, 10 इसमें क्या हो गई, अनुसूची हो गई, और 14 इसमें क्या हो गए, भाग हो गई। आप साथियों जानते हो कि भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे। यानी जो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे, उसमें 8 अनुसूचियां थी और उसमें 22 भाग थे। यही तो पढ़ा था आपने। अब उसमें कहा जाता है कि लगभग 250 अनुच्छेद है। यानी इन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद हैं, वो इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। ठीक है, अब इस अधिनियम में यहां तक तो बात हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी अधिनियम में दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय, यानी इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। आपका एग्जाम में पूछेगा कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इसी अधिनियम में कहा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली, यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का नाम सुना है, द्वैध शासन प्रणाली। अब समझना इसे, हमने 1919 के मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उस 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, यही बात हुई थी। फिर इसका विरोध किया गया। विरोध करने के बाद में 1927 में साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन ने 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को हटाया जाए। क्या उसने यही बात कही थी? तो अब 1935 के अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को तो हटा दिया जाता है और यह द्वैध शासन प्रणाली कहां पर लागू की जाती है? केंद्र में लागू की जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा अधिनियम है जिसमें प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था? वो कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। कहने का मतलब है
यहां पर 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी। प्रांतों को क्या कर दिया गया था? स्वतंत्र कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, इसी अधिनियम से क्या बनता है कि इसी अधिनियम के तहत 3 सूचियों का प्रावधान किया गया था। यानी इसी अधिनियम में कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया था? 3 सूचियों का प्रावधान किया गया था। अब जैसे आप समझना, इस अधिनियम में देखो, मैंने आपको यह बताया कि जो 1935 का अधिनियम है, इसमें कुल कितनी अनुसूचियां है? भाई इसमें कुल अनुसूचियां मैंने कितनी बताई आपको? मैंने आपको यह कहा इसमें कुल 10 अनुसूचियां है, इसमें यही बताई मैंने। अब इसकी जो 7वीं अनुसूची है, इसमें जो 7वीं अनुसूची है, उनमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। उसमें कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया है? 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। वो 3 सूची कौन कौन सी है? एक तो है संघ सूची, संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, राज्य सूची के बाद में समवर्ती सूची हो गई। समझना मेरी बात को। यानी इस अधिनियम में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची पर विषय कौन बनाएगी? संघ सरकार या केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगी? दोनों, केंद्र व राज्य दोनों मिल करके कानून बनाएंगे। तो संघ सूची में कितने विषय प्रदान किए गए थे? 59 विषय दिए गए थे। यानी इसमें संघ सूची को कितने विषय दिए गए थे? 59 विषय दिए गए थे। राज्य को कितने विषय दिए गए थे? 54 दिए गए थे। और समवर्ती सूची को कितने विषय दिए गए थे? 36 विषय दिए गए थे। समवर्ती 36, राज्य 54 और संघ 59 विषय दिए गए थे। परंतु अवशिष्ट शक्तियों की बात करता हूं मैं, अवशिष्ट शक्तियों की बात करता हूं मैं। तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, ये अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित थी? तो अवशिष्ट शक्तियों में जो कानून बनता था, वो कानून कौन बनाता था? वायसराय। कहने का मतलब यह हुआ कि अवशिष्ट शक्तियों में जो कानून बनाने का अधिकार वो किसको दिया गया था? वायसराय को दिया गया था। एक बात यहां से होती है। इसी 1935 के अधिनियम में, इसी अधिनियम में और क्या प्रावधान किया गया था कि 3 सेवाओं का प्रावधान किया गया था। कैसे प्रावधान किया गया कि संघ के लिए, देखो भाई, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, फिर आएगा संयुक्त सेवा आयोग होगा। कहने का मतलब है कि इस अधिनियम में 3 सेवाओं का प्रावधान किया गया। केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। यह भी किसमें किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम में और क्या कानून बनते वो देखना। इस अधिनियम में और क्या क्या प्रावधान किए गए थे? देखो, इसी अधिनियम में मैंने आपको यह कहा था कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, मैंने 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था आपको। उसमें मैंने आपको यह कहा था कि राज्य परिषद, यानी मैंने यही तो कहा था कि परिषद, राज्य परिषद का गठन किया जाएगा। राज्य परिषद, तो राज्य परिषद का गठन किया गया था। किसमें किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। परंतु अब 1935 के भारत शासन अधिनियम में इन राज्य परिषद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन बनेगा, वो कौन सा अधिनियम है जिसमें राज्य परिषद का प्रावधान किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा अधिनियम है जिसमें राज्य परिषद को समाप्त किया गया था? 1935 का भारत शासन
अधिनियम। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और बनता, इसी अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत साथियों, 1935 के अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत बर्मा, इसी अधिनियम के तहत बर्मा को 1935 ईस्वी में भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। क्वेश्चन बनेगा कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था, 1935 ईस्वी में, किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। इसी 1935 के अधिनियम के तहत सिंध व ओडिशा, सिंध व ओडिशा नामक दो नए प्रांत बनाए गए थे। पूछेगा सिंध व ओडिशा नामक दो प्रांत कब बनाए गए थे, यानी किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे, 1935 के अधिनियम के तहत बनाए गए थे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, इसी 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी इसी अधिनियम में एक संघीय न्यायालय, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, देखो 1937 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर से बता रहा हूं मैं, 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1937। अगर डेट पूछे तब तो 1937 बताना है, अगर आपसे अधिनियम पूछे तो आप क्या बताओगे, 1935 का अधिनियम बताओगे। इसी संघीय न्यायालय में, इस संघीय न्यायालय में एक तो क्या था, मुख्य न्यायाधीश था, एक तो इसमें क्या था, मुख्य न्यायाधीश था, और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश थे, अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति का अधिकार था, इनकी जो नियुक्ति का अधिकार था वो किसके पास था, ब्रिटेन के सम्राट के पास। कहने का मतलब ये हुआ कि 1937 ईस्वी में इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश व अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटेन का सम्राट करता था। कौन करता था, ब्रिटेन का सम्राट करता था। ठीक है, अब इसका पहला मुख्य न्यायाधीश पूछे तब आपको बताना है मोरिस गवियर। तो मोरिस जो गवियर था, यह इसका पहला क्या था, मुख्य न्यायाधीश था। परंतु ध्यान देना साथियों कि इस संघीय न्यायालय के खिलाफ जो अपील की जा सकती थी, यह अपील ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। कहने का मतलब है कि इस न्यायालय के खिलाफ जो अपील की जाती थी वो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इस न्यायालय ने अपना कार्य करना शुरू कब किया, तब आपको बताना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। 3 क्वेश्चन बन गए। पहला, इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू किया 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। दूसरा, कौन से अधिनियम के तहत स्थापना हुई, 1935 के अधिनियम के तहत हो गई। ठीक है, इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, मोरिस गवेयर था। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश, अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटेन का सम्राट करता था। इनके खिलाफ अपील कहां पर की जा सकती थी, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। किसके खिलाफ, इस संघीय न्यायालय के खिलाफ। अब इसी 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय, एक संघीय यानी संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था बोल सकता हूं मैं, एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। पूछेगा कि भारत में संघीय शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, दूसरा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में और क्वेश्चन क्या बचते हैं, इसमें और बड़े बड़े कार्य क्या हुए थे। देखो,
फिर से मैं एक बात बताऊंगा, एक चार्ट बनाऊंगा, उसको आप समझना। मैंने आपको एक तो बात बताई 1892 के अधिनियम की बात बताई, ठीक है। फिर मैंने कहा 1909 का अधिनियम बताया मैंने, ठीक है। 1919 का अधिनियम बताया। अब आएगा 1935 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। मैंने कहा 1892 के भारत परिषद अधिनियम में भारत में अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भाई क्या मैंने यही बताया था कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1892 के। ये बात कही थी मैंने। दूसरी बात, मैंने 1909 का जब पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम पढ़ाया आपको, तब मैंने कहा कि इसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन, यही कहा था मैंने, सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मैंने यही तो कहा था कि जो मुस्लिम है, इन मुस्लिमों को अलग से वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1909 के अधिनियम में, पढ़ा था हमने। फिर हमने 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ा था। इसमें मैंने कहा कि एक तो मैंने सिखों की बात की थी, ठीक है। फिर मैंने कहा यूरोपियन की बात की थी, यूरोपियन। फिर मैंने कहा भारतीय, ईसाई, और फिर मैंने कहा आंग्ले भारतीय। यही कहा था मैंने कि 1919 के अधिनियम में भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी ना। उसमें सिखों को अलग से वोट देने का अधिकार मिला, यूरोपियन को अलग से वोट देने का अधिकार मिला, भारतीय ईसाइयों को अलग से वोट देने का अधिकार मिला, और आंग्ल भारतीयों को भी अलग से वोट देने का अधिकार दिया गया था। यही तो बात हुई थी ना हमारी। और इसी 1919 के अधिनियम में मैंने आपको यह भी कहा था कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। यही बात हुई थी ना, परंतु वो पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं था, ठीक। अब 1935 के अधिनियम की बात करते हैं। इसमें भी देखो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। कैसे होगी? इस अधिनियम में एक तो महिलाओं की बात करता हूं, समझना अच्छे से। एक तो महिलाओं की बात करता हूं मैं, एक मैं मजदूर की बात करता हूं, ठीक है, और एक मैं दलित जाति की बात करता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। देखो 1935 के अधिनियम में महिलाओं को अलग से वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, मजदूर वर्ग के लोगों को अलग से वोट देने का अधिकार मिला, और दलित जातियों को भी अलग से वोट देने का अधिकार दिया गया था। और इसी 1935 के अधिनियम में मैंने कहा महिलाओं को पुरुषों के बराबर, यानी पुरुषों के बराबर वोट डालने का अधिकार दिया गया था। भाई पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार तो 1919 के अधिनियम में, जबकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट डालने का अधिकार कब दिया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इसी 1935 के अधिनियम में मतदाता है, उनके मतदान में 10% बढ़ाया गया। उनका वोट है वो कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया? 10%, जो पूर्ण रूप से बढ़ा दिया गया था। किसमें? 1935 के अधिनियम के तहत बढ़ाया गया था। अब देखो यहां तक बात हो गई है। इसमें पूर्ण रूप से प्रस्तावना को भी लागू किया गया था, ठीक है, जो भी है बात हो गई। अब समझो, अब इस अधिनियम में भारत की साख व मुद्रा, भारत की साख व मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। पूछेगा कि आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है। अब ये आरबीआई बैंक है, इसको हम
बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी अधिनियम की छोटी सी बात हो देख ले, फिर हम आरबीआई बैंक अलग से टॉपिक लेकर पढ़ेंगे। देखो अब यहां तक आरबीआई बैंक की स्थापना हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम है, तो बताओ इसका कोई ना कोई तो विरोध करेगा कि नहीं करेगा? तो इस अधिनियम का विरोध किस किसने किया? तो वो व्यक्ति देखना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा यह दास्ता का घोषणा पत्र है। यह दास्ता का क्या है? घोषणा पत्र है। क्वेश्चन बनेगा कि किस व्यक्ति ने 1935 के अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि यह दास्ता का घोषणा पत्र है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके बारे में इसने कहा कि हमें ऐसी कार दी गई है जिनके ब्रेक तो ठीक है परंतु उसमें इंजन नहीं है। फिर से बोल रहा हूं मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम का विरोध करते हुए कहा यह दास्ता का घोषणा पत्र है, हमें ऐसी कार दी गई है, ऐसी गाड़ी दी गई है जिनके ब्रेक तो ठीक है परंतु उसमें क्या नहीं है? इंजन नहीं है। एक बात। दूसरा व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना, जानते हो शायद आप, अली जिन्ना। तो अली जिन्ना ने इस अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि यह पूर्ण रूप से क्या है? सड़ा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन बनना कि किस व्यक्ति ने 1935 के अधिनियम को पूर्ण रूप से सड़ा हुआ बताया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक व्यक्ति था ब्रिटेन का, बाद में वो पीएम बना था 1945 में, वो क्लीमेट एटली। तो क्लीमेट एटली बाद में 1945 ईस्वी में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनता है। तो इसने इसे अविश्वास का प्रतीक कहा है। अविश्वास का प्रतीक का क्वेश्चन बनेगा कि किस व्यक्ति ने 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक कहा है? क्लीमेट एटली ने कहा है। ठीक है, एक व्यक्ति और भी जानते हो, मदन मोहन मालवीय। ये मदन मोहन मालवीय था, इसने इस अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि यह अधिनियम हम पर थोपा गया है। मालवीय ने क्या कहा कि यह अधिनियम हम पर थोपा गया है जो बाहर से तो जनतंत्रीय शासन से मिलता जुलता है परंतु अंदर से या भीतर से क्या है? खोखला है। किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने कहा था। किसके बारे में? 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। ठीक है, अब देखो इसके बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा, यहां तक भी बात समाप्त हो गई हमारी। अब इसी अधिनियम में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, वो आरबीआई बैंक। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे आरबीआई बैंक। अब देखो इसमें आरबीआई बैंक की बात करते हैं। हम बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब समझना, पहला क्वेश्चन आरबीआई बैंक से, आप आरबीआई बैंक जानते हो, उसकी बात कर रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन ये बनता, आरबीआई बैंक की 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में स्थापना हो गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तब आपको बताना है। आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, शासन
अधिनियम। तो आप क्या बताओगे 1935 का, ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो 3 क्वेश्चन क्या बने कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत है? तो 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के तहत हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई। जबकि कौन सा कमीशन था, यानी कमीशन क्या था? तो इसका कमीशन कौन सा था? हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान देना, गहराई पढ़ रहे हैं हमें। तो कमीशन पूछे तो हिल्टन यंग कमीशन, शासन अधिनियम पूछे तो 1935, एक्ट पूछे तो आरबीआई एक्ट 1934 और डेट पूछे तो 1 अप्रैल 1935। 4 क्वेश्चन बनते हैं गहराई से। दूसरी बात, यहां तक बात होगी। फिर इसका राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन आएगा, इसका राष्ट्रीयकरण से भी क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। और इसी दिन यह भारत का एक सरकारी बैंक बन गया था। अब आपको होगी क्या पहले सरकारी बैंक नहीं था? नहीं था। समझना कैसे नहीं था? जब आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, जब आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, यानी शुरुआत में यह एक क्या था? निजी बैंक था। तो शुरुआत में यह कौन सा बैंक था? निजी बैंक था। इसकी शुरुआत 5 करोड़ रुपए, इसकी शुरुआत 5 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी। निजी बैंक था ये, ठीक है। और शुरुआत में इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? तो मुख्यालय शुरुआत में इसका कलकत्ता में था। कहां पर था भाई? कलकत्ता में। तो क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई का प्रारंभ में मुख्यालय कहां पर था? कलकत्ता में। और कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता नाम है इसका, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता में प्रारंभ में इसका मुख्यालय था, कोई बात नहीं है, मुख्यालय था। अब दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि सन 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय कलकत्ता से तो हटाया और कहां पर बनाया? मुंबई में बनाया। कहां पर बनाया? मुंबई में। पहले मुंबई नहीं था, बंबई था। पहले क्या था? बंबई था। अब देखो वर्तमान में क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। ये मुंबई में मुख्यालय कब बना? 1937 में। प्रारंभ में कहां पर था? कलकत्ता में। कितने करोड़ रुपए की लागत से यह बैंक बना? 5 करोड़ की लागत से। और शुरुआत में यह क्या था? निजी बैंक था। वर्तमान में यह क्या है कि सरकारी बैंक या केंद्रीय बैंक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। इस मुंबई की छोटी सी बात बता दूं मैं आपको साथियों, इस मुंबई से एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं मैं कि मुंबई है, इस मुंबई को देखो, इस मुंबई में एक तो LIC भारतीय जीवन बीमा, ठीक है, एक आरबीआई बैंक का मुख्यालय, LIC का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। और मुंबई की बात करता हूं मैं, जो मुंबई है इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। देखो मुंबई के अन्य नाम और क्या क्या है? मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई भारत में आर्थिक राजधानी है, मुंबई सूती वस्त्र की राजधानी है, मुंबई भारत का प्रवेश द्वार है। मुंबई भारत का क्या हुआ? प्रवेश द्वार हो गया। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया। 7 टापुओं का शहर हो गया। क्या हो गया? मुंबई हो गया। अरे इसीलिए तो कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की, कलकत्ता कंगालों का, मुंबई पैसे वालों की। सबसे ज्यादा पैसे भी कहां पर है? सबसे ज्यादा तेल वो भी कहां पर निकलता है? मुंबई हाईवे पर निकलता है, ठीक है। तो मुंबई की बात बता दी मैंने कि वर्तमान में इसका मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में स्थित है। अब समझना, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। अब वर्तमान में सरकारी बैंक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आरबीआई बैंक का पहला गवर्नर, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना कि पहला
गवर्नर कौन था। अब गवर्नर से क्वेश्चन और बन जाता है भाई, आप गवर्नर को राज्यपाल बोल सकते हो, राज्यपाल यानी गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, गवर्नर को हिंदी में मैं राज्यपाल बोल सकता हूं। तो आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तब आपको क्या बताना है, ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ अंग्रेज थे। तो आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, ओसबर्न स्मिथ था। दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन था, सीडी देशमुख। नाम देश का आ रहा ना, याद कैसे रखोगे, हमारा देश का मुख दिखाई दिया हमें, तो पहला भारतीय गवर्नर कौन हुआ, सीडी देशमुख, जबकि पहला कौन हुआ, पहला कौन हुआ, ओसबर्न स्मिथ हो गया। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो वर्तमान से क्वेश्चन आ जाए तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है। ठीक, कोई बात नहीं है। दूसरा, आरबीआई बैंक है वर्तमान में हमारा सरकारी बैंक है, आरबीआई बैंक है, यह जितने भी मुद्रा है, 1 रुपए को छोड़कर जितने भी भारत में मुद्रा है उनको जारी कौन करता है, आरबीआई। कहने का मतलब मुद्रा जारी करने का इसका एकाधिकार है, और भारत की अर्थव्यवस्था को भी बनाए कौन रखता है, आरबीआई। एक बात ये होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसके पास पावर क्या है। पहली बात तो इसके सदस्य की बात करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, कितने सदस्य, वो बात करते हैं। देखो आरबीआई है, इसमें आपको मैंने ये कहा था कि एक तो इसमें इसका एक तो क्या हो गया, मुख्यालय हो गया, तो इसका मुख्यालय है ये तो मैंने आपको बता दिया है, वर्तमान मुंबई में। 4 इसमें क्षेत्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, 4 इसमें क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय। 4 इसमें क्या है, उपशाखा है, 4 इसकी क्या है, उपशाखा है। और 27 इसमें क्या है, अन्य, स्थानीय बोल सकता हूं मैं इसको, स्थानीय, ये लो शाखा। तो ध्यान देना इस बात को कि आरबीआई बैंक का एक तो वर्तमान में क्या है, ये गहराई से क्वेश्चन है समझना, एक तो इसका मुख्यालय है, 4 इसमें क्षेत्रीय कार्यालय है, 4 इसकी उपशाखा है, और 27 इसमें स्थानीय शाखा है। स्थानीय जैसे राज्य की राजधानियों में होते हैं। अब इसकी 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय है, वो 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, एक तो दिल्ली में, एक तो दिल्ली में, एक है मुंबई में, एक है चेन्नई में, एक है कलकत्ता में। तो इसकी 4 क्षेत्रीय शाखा कहां पर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। ये दिल्ली तो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मुंबई है जो पश्चिम भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और चेन्नई है ये दक्षिण भारत का, और ये पूर्वी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान देना, इसकी जो 4 क्षेत्रीय शाखा है उसमें दिल्ली उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मुंबई है पश्चिम भारत का, चेन्नई दक्षिण भारत का, और कलकत्ता पूर्वी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। एक बात ये होगी। दूसरा कि आरबीआई बैंक है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से सदस्य की बात करता हूं मैं। आरबीआई में एक तो क्या होता है, गवर्नर होता है, समझना मेरी बात को, एक तो इसमें क्या हो गया, गवर्नर हो गया। अधिकतम 4 इसमें क्या होते हैं भाई, डिप्टी गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। अधिकतम 4 इसमें क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। 2 इसमें वित्त मंत्रालय से होते हैं सदस्य, 2 इसमें वित्त मंत्रालय से जाते हैं, 2 इसमें वित्त मंत्रालय से जाते हैं, और 4 जो सदस्य हैं वो क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय कार्यालय ना, मैंने भी बताया क्षेत्रीय, 4 इसमें सदस्य क्षेत्रीय कार्यालय से होते हैं, और 21 होते हैं, सॉरी 10 होते हैं, ये 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो कितने हो गए, 10 और 4 14 और 2
16 और 4 20 रे 21। इसका मतलब मुख्य रूप से कितने हो गए इसमें? 21 हो गए। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसमें कुल मुख्य 21 सदस्य होते हैं। एक तो गवर्नर होता है, 4 अधिकतम डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 इसमें वित्त मंत्रालय से सदस्य होते हैं और 4 क्षेत्रीय कार्यालय से निदेशक होते हैं और 10 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। एक बात ही हो गई। अब आरबीआई बैंक का जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। कौन करती है? भारत सरकार करती है। कहीं आप राष्ट्रपति मत कर देना भाई। आरबीआई का गवर्नर और जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है और इनका त्याग पत्र भी कौन लेती है? भारत सरकार करती है। बोले तो नियुक्ति और त्याग पत्र कौन लेती है? भारत सरकार लेती है। ठीक है। दूसरी बात, आरबीआई का जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनके कोई योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया भाई। कार्यकाल का भी कोई फिक्स प्रावधान नहीं है। कहा जाता है 3 वर्ष है, लेकिन वो आगे की बात है। अब आरबीआई के गवर्नर, हाँ ये बात अच्छी है कि ये पुनः भी क्या हो सकते हैं? नियुक्त हो सकते हैं। ये गवर्नर और डिप्टी गवर्नर पुनः भी नियुक्त हो सकते हैं। इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। एक बात यहां से ये हो जाती है। ठीक है साथियों, इसके बाद में बात करते हैं आरबीआई के जो मुख्य फैक्ट, आप तो इनको समझो। देखो और क्वेश्चन क्या बनता है, आरबीआई के पास और कौन कौन सा पावर है? देखो, जो मैं बात करूंगा 1 रुपये, पहले बात तो रुपया की बात करता हूं। ये रुपया है, ये भारत का जो रुपया उसकी डिजाइन, ये कौन सी, ये मत कर देना, ये रुपये की डिजाइन। आपसे पूछेगा कि रुपये की डिजाइन निम्नलिखित में से सत्य है, तो ये है रुपये की डिजाइन। ये और ये डिजाइन किसने दी थी? उदय कुमार ने। उदय कुमार नाम का व्यक्ति था, उसने भारतीय रुपये की डिजाइन इस प्रकार से दी थी। डिजाइन हो गई। दूसरी बात कि 1 रुपये की बात करता हूं मैं। 1 रुपया, जो 1 रुपया है, 1 रुपया, 1 रुपये का नोट, नोट की बात करता हूं मैं। 1 रुपये का नोट और इनसे अधिक नोट। अब समझो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपये का नोट भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। इससे अधिक है, चाहे 2 रुपए का नोट रहे, 5 का रहे, 10 का रहे, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, जितने भी नोट है ना, इससे अधिक है, वो जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। फिर से बोल रहा हूं, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है और इससे अधिक मुद्रा के नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। जबकि इससे अधिक नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। भाई सीधी सी बात है कि 1 रुपए का नोट जब वित्त मंत्रालय जारी करता है तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे ना। और इससे अधिक नोट आरबीआई जारी करता है तो सीधी सी बात है, आरबीआई का गवर्नर उस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। दूसरी बात और समझना, दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि जो नोट होता है, जो नोट है वो उस पर कितनी भाषाएं होती है? तो अधिकतम उसमें 17 भाषा होती है। आप अच्छे 15 भाषा नहीं बतानी है, आपको 17 बतानी है। तो जो नोट होता है उस पर अधिकतम कितनी भाषा होती है? 17 भाषा होती है। और आप जरा एक बात और बताओ मुझे, मैं छोटी सी बात करूंगा कि कागज की मुद्रा, वर्तमान में ये नोट कागज की मुद्रा ही तो है, तो कागज की मुद्रा है, ये जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन है। तो विश्व में पहला देश कौन सा जिसने कागज की मुद्रा जारी की? चीन ने जारी की। जबकि प्लास्टिक के नोट है, यानी प्लास्टिक नोट जारी करने वाला, प्लास्टिक नोट जारी करने वाला पहला देश आपको क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया बताना है। कौन सा देश बताना है साथियों? ऑस्ट्रेलिया बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसके पावर की बात करते हैं। पावर जानते हो क्या? तो हमें अब पावर की बात करेंगे कि आरबीआई के पास और क्या क्या पावर। देखना, बस कंप्लीट होने वाला है, 2-4 पॉइंट और है वो देख लो। देखो,
मैं बात करूंगा 1,000 रुपये का सिक्का, 10,000 रुपये का नोट। यह अच्छा क्वेश्चन है। जो आरबीआई बैंक है उसका पावर है कि आरबीआई बैंक अधिकतम 1,000 रुपए का सिक्का जारी कर सकता है। आरबीआई बैंक अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी कर सकता है? 1,000 रुपए का सिक्का जारी कर सकता है। और आरबीआई बैंक अधिकतम 10,000 रुपए का नोट भी जारी कर सकता है। एक बात ये होती है, ठीक है। अब छोटा सा मैं एक पॉइंट बता दूं आपको कि ये जो वर्तमान में नोट है इनके पीछे जो चित्र है ना, वो चित्र वाला फार्मूला और बता दूं मैं आपको। देखो 2,000 रुपए का नोट चल रहा है वर्तमान में, 500 का नोट चल रहा है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है, 10 का नोट है। 2,000 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है आपको बताना है? मंगलयान का। किसका चित्र बताना है? मंगलयान का। 500 रुपए के नोट के पीछे लाल किला। कौन सा किला साथियों? लाल किला का चित्र है, दिल्ली वाला जो राष्ट्रीय स्मारक है। 200 रुपए के नोट के पीछे जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट के पीछे चित्र है। 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की वाव। रानी की वाव जो कहां पर पड़ती है? पाटन में साथियों। पाटन कहां पर है? गुजरात में। तो इसका चित्र यहां पर है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी, हम्पी का चित्र है। जो हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसका चित्र है? सूर्य मंदिर का। और ये सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क में। और ये कोणार्क कहां पर है? कोणार्क कहां पर है? उड़ीसा में है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि 2,000 रुपए के नोट के पीछे चित्र किसका? मंगलयान का। 500 रुपए के नोट के पीछे किसका है? लाल किले का। और 200 रुपए पर सांची का स्तूप, 100 पर रानी की वाव, 50 पर हम्पी, 10 रुपए सूर्य कोणार्क। अब देखो जो 2,000 रुपए का नोट है इसकी साइज क्या है? आकार क्या है? भाई साइज जानते हो ना, आकार क्या है? लंबाई और चौड़ाई। हमेशा लंबाई बड़ी होगी, ज्यादा हमेशा लंबाई होती है। किसी भी देख लेना, कमरा देख लेना, लंबाई है ना वो ज्यादा होती है हमेशा, चौड़ाई कम होती है। तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई लंबाई की बात करता हूं मैं। 66 तो सभी की बतानी है वो, 66 गुना 166 mm। तो 2,000 रुपए का नोट है। 2,000 रुपए का जो नोट है इसकी आकृति क्या है? इसकी आकृति 66 गुना 166 mm है। लंबाई ये तो इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। 500 रुपए का नोट है, 66 तो इसकी चौड़ाई और 150 mm इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। 200 रुपए के नोट की बात करता हूं मैं, 66 तो वही रहेगी चौड़ाई और लंबाई इसकी 146 mm रहेगी। मैं बात करूंगा 100 रुपए के नोट, वही चौड़ाई रहेगी 66 और 142 इसकी लंबाई रहेगी mm। 50 रुपए का नोट है, इसकी वही 66 135 mm, ठीक है। 50 रुपए की चौड़ाई 66 और लंबाई 135 mm, ठीक है। ये आरबीआई बैंक के बारे में जितने भी मैंने छोटे मोटे फैक्ट बताए थे साथियों ये कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1942 का वो जितना भी क्रिप्स मिशन है उनकी बात करेंगे, ठीक है साथियों।